them for their generosity that generally they have decided to come to our school and enlighten us with some new ideas and enlighten us with their expertise as well. Thank you. Now I would request RPs along with our chairman sir to please come up on the stage to light the candle and start the session. टीचरों को अधिक से अधिक ये बात समझने का जरूरत है वर्तमान में। आज के जो परिवेश में जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बच्चे हैं और टीचर का जो दायित्व है हम सब अपने पूरे ज्ञान को कैसे हम अपने स्टूडेंट पर उतार पाएंगे। वही सफल टीचर वही है जो अपने ज्ञान को बच्चे पर उतार पाते हैं। बच्चों को सिर्फ पास कराने के लिए तो कोई भी करा सकता है, लेकिन बच्चे में सर्वांगीण विकास हो, कैसे बच्चे स्मार्ट होंगे, क्योंकि आज वर्क जो है वो स्मार्ट वर्क करने का जरूरत है। हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का जरूरत आ गया है। तो ट्रेनिंग जो सीबीएसई का है वो स्मार्ट वर्क है। हम सब कैसे इसको स्मार्ट वर्क से जुड़ सकते हैं। तो आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन है, हम सेंट मेरियम पूरे परिवार की ओर से पूरी तहरीर से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। सबसे पहली चीज, what I'm not liking, I like everything. Sir is very hospitable. We know, even we had discussions in our office. Chinshu ma'am discussed so many things. So I know everything is very good. Can you guess what I'm not liking? Yeah, because she is from Rhineland, she knows. I don't like this gender biased sitting. Be equal. Sir was talking so much about the women empowerment and everything. आप सब में से बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैं भी हूँ, तो हम ये बात समझ सकते हैं। तो इसलिए शुरुआत करते हैं अपनी माँ के नाम से, क्योंकि वो हमारी पहली गुरु है। और मैं आऊँगी इस टेबल पे, प्लीज मैम। से योर मदर्स नेम? ओके। आप कितनी लाडली हैं? निर्मला की लाडली नेहा। हाँ, वेरी गुड। क्या थैंक्स? मैं हूँ अलका की लाडली पूजा। वेरी नाइस। सुप्रभात, मैं हूँ शीला की लाडली मधु। वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ हुस्ना की लाडली नाजिया। की बड़ी सुभद्रा का सेकंड लाडला एसपी साहब। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी माँ क्या सेकंड और फर्स्ट नहीं? चलिए, नाइस नाइस, गुड। मैं हूँ मनी की लाडला मनीष।
Assessment is a kind of method to check child's performance, and it basically focuses on how learning is going on. Whereas evaluation it's a long-term process जिसमें हम बच्चों का intellectual growth, उनके development के बारे में बात करते हैं. If I'm not wrong, but you will tell me. You are not wrong. मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूंगी. Assessment, ठीक है ना? जैसे for example, एक लड़की की शादी हुई. मैं थोड़ा ना बीच-बीच में एग्जांपल देते रहूं, any problem? थोड़ा मजा आता है ना? सेशन बोरिंग नहीं लगना चाहिए. तो एक लड़की की शादी हुई, वो अपने ससुराल में गई, उसको चाय बनाना नहीं आता था. ठीक है, चाय बनाना नहीं आता था. उसकी सासू माँ ने कह दिया सुबह चाय तुम ही बनाओगी. अब वो चाय बनाना शुरू किया उसने. मम्मी को फोन किया, सारे प्रोसेस देख लिए, करना शुरू किया. बीच-बीच में चाय को बनाते-बनाते चखना शुरू किया. चखते हैं ना, चीनी ठीक है कि नहीं, चाय पत्ती उबली है कि नहीं, पानी ठीक है, मतलब दूध ठीक है, सब कुछ टेस्ट कर ली. ये जो बीच का जो मैं बस एक एग्जांपल से आपको बता रही हूँ इजी तरीके से कि वो जो बीच में टेस्ट करना है, ये है असेसमेंट. ठीक है, यहाँ है असेसमेंट जो कि आप बाद में आगे लेटर ऑन पढ़ेंगे फॉर एज ऑफ. तो ये जो है असेसमेंट का कि आपको ये देखना है कि कहीं कुछ कमी है तो हम वहीं पे उसको ठीक करें. चीनी कम है, चीनी डाल दिया. चाय पत्ती कम लग रही है, फीकी लग रही है चाय, वो कलर नहीं आ रहा है, थोड़ा और डाल दिया. तो बीच में जो भी हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंज करते हैं, ये है असेसमेंट. ठीक है, लास्ट में जब चाय बन गई और जो नई नवेली दुल्हन है वो सासू माँ के पास लेके गई और सासू माँ ने चाय की चुस्की ली. अब उन्होंने कहा चाय तो बड़ी मस्त बनाई तुमने. ये क्या है? ये इवैल्यूएशन है. अब उन्होंने मूल्यांकन दिया, इवैल्यूएट किया कि आपने जो चाय बनाई है वो एक्चुअल में कैसी है, उसका रिजल्ट क्या है, कैसा बन के कैसा उभर के आया. जीनियस होगा तो वो दूसरी चीजें नहीं कर पाएगा. ऐसा नहीं है. हो सकता है म्यूजिक में अच्छा हो या स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है. ठीक है, अच्छा मान लीजिए वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मतलब सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है और बाकी चीजों में अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इज इट पॉसिबल? हो सकता है. ठीक, तो अब एनईपी क्या कहती है कि हमें बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देना है एक्चुअली. क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे तो गीली मिट्टी है. कहते हैं कि उनको जैसा मोल्ड कर दीजिए वो वैसा मोल्ड हो जाता है. क्योंकि बच्चे नहीं जानते हैं कि वो कितने गुणी हैं. बच्चे खुद नहीं जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं. अगर आप उन्हें वो प्लेटफॉर्म देते हैं तो हो सकता है कि वो एक बहुत ही आगे जाकर के कुछ आपको दिखाएं. ऐसा टीचर हमारा काम है. एनईपी का उद्देश्य यही है कि बच्चों में आपको ये नहीं सोचना है कि इस सब्जेक्ट में क्यों नहीं अच्छा है, इसमें क्यों नहीं अच्छा कर रहा है. मे बी वो किसी और चीज में इतना बेहतर हो कि वो एक्सपर्ट हो सकता है. सच बता रही कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे एकदम मुझमें वो तेजी आई. आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पढ़ाई एक ऐसी चीज है, सरस्वती तेरे भंडार की बड़ी अपूरब बात, सरस्वती तेरे भंडार की बड़ी अपूरब बात, बाटन से वो बढ़त जाए बिन बाटे घट जाए, है ना. तो अब लगा कि नहीं भाई, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, ये कोई नहीं छीन सकता. तो बच्चों में क्या डेवलप करना है, ये इंटरेस्ट डेवलप करना है कि पढ़ना आपको इसलिए थोड़ी है कि मदर फादर बोल रहे हैं पढ़ना है. शर्मा जी के बेटे को 98% आए, तुमको कितना आया? कितना आया? इतना कम? ऐसे कैसे काम चलेगा? सोसाइटी में मेरी इज्जत कम नहीं हो जाएगी? हाँ, 98% आ गया, समथिंग ग्रेट. आप सीना चौड़ा करके चलते हैं, मेरे बेटे को तो इतना नंबर आया. किया था ना आपने, कुछ वैसा खास नहीं है. करते सारे पेरेंट्स वही हैं जो सबके पेरेंट कर रहे हैं, सब चाहते हैं अच्छा करें. बच्चे ने अच्छा किया, लेकिन बच्चे ने अच्छा किया कैसे, इसके पीछे बच्चे की सोच क्या थी? क्या वो इंटरेस्ट से पढ़ रहा था या क्या वो आपके प्रेशर में पढ़ रहा था? दुनिया में हम कोई भी काम नाम 3 ही कारणों से करते हैं. आप देख लीजिएगा, इस सेशन के बाद आप सोचिएगा मेरी इस बात को. इस दुनिया में हम कोई भी काम सिर्फ 3 कारणों से करते हैं: डर, प्यार, लालच. शौक नहीं. प्यार में आप शौक को ऐड कर सकते हैं. आपको जिस चीज से प्यार हो, यानी आपको रुचि होगी तभी आपको अटैचमेंट होगा. हम सिर्फ 3 कारणों से काम करते हैं: या तो किसी चीज को पाने के लालच में, या तो किसी से अटैचमेंट, मोहब्बत, प्यार, इश्क, शौक इसमें, और या तो तीसरा डर के.
करना पड़ेगा, नहीं करने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों से हमें क्या करना है, 3 में से 2 चीज हटा दीजिए। लालच हटा दीजिए, क्योंकि लालच करना बुरी बला है बचपन से बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी क्या हटा दे, डर के नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है खुद के लिए पढ़ना। हम कभी कभी ना क्लास में ऐसे ना, मैं भी बोलती हूँ और बोलने के बाद मैं अफसोस करती हूँ कि मैंने क्यों बोला बच्चों को। ऐसे बोलते अपने लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, मैं क्या अपने लिए बोल रही हूँ कि तुम करके आओ, मुझे तो पहले से आता है, तुम्हारे लिए कहा जा रहा है। बच्चे को पता ही नहीं है कि उसके लिए कहा जा रहा है, ये इंटरेस्ट आपको उसमें जगाना पड़ेगा। और जिस दिन बच्चा ये सीख जाएगा कि वो अपने भले के लिए पढ़ रहा है और इसका 100% रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है, ना उसके मदर के लिए, ना फादर के लिए, ना दोस्तों के लिए, किसी के लिए नहीं, सिर्फ उसके फ्यूचर के लिए। अगर वो ऐसा सीख जाता है, समझ जाता है, यकीन मानिए बच्चा जितना करेगा, भले वो 50% हो, वो उसका सॉलिड खालिस जिसको बोलते हैं ना, वो खालिस मेहनत की कमाई होगी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप आपने क्वेश्चन पेपर मिला, आप एग्जाम देने के लिए बैठे हैं, ठीक है। डर लगता है, पता नहीं कैसा आया होगा, क्या आया होगा, मैंने पढ़ा है वो आया होगा कि नहीं आया होगा। अच्छा आपने कुछ रटा, ठीक है, आप सब भी सुनिए, आपने कुछ रट के गए, वो क्वेश्चन आ गया, आपने रटा हुआ आंसर लिख दिया। इतना तक समझ में आ रहा है, क्लियर? हाँ। अब कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको केस स्टडी दे दी गई, अब आपको वो पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या आप इसको पहले से रट के जा सकते हैं? आप बताइए, रट के नहीं जा सकते। वहीं एट द पॉइंट आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए अब अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे टाइम ऐसे नहीं होता, क्यों नहीं होता था? क्या इसका कोई रीजन बता सकते हैं? एनीवन? बाल केंद्रित शिक्षा जिसको कहते हैं, अभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, वो टीचर सेंटर था, टीचर सेंटर्ड या फिर मुझे लगता है लर्निंग सेंटर, रोड लर्निंग आपको रटना है, यू जस्ट गो एंड यू राइट दैट इन द पेपर। बट अब इट्स लाइक दैट, चाइल्ड सेंटर्ड है एजुकेशन, गवर्नमेंट पे से फोकस कर रही है, एंड एनईपी सेज दैट ये बच्चे जो है वो सेंटर ऑफ लर्निंग अब होने चाहिए। सारे स्टेक होल्डर्स में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो मतलब चिल्ड्रन पे फोकस किया जाता है। 16 and right now the government has implemented NEP, I think 2020 और इसमें हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। That is the difference. चाइल्ड सेंटर अप्रोच पे क्यों ध्यान देते हैं? क्योंकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट तो तभी होगा ना जब हम बच्चे को समझेंगे। डेवलपमेंट कैसे होगा? हम ये जानते हैं कि बच्चे को क्या करना पसंद है, उसको फुटबॉल खेलना पसंद है, हम सिखाए जा रहे हैं नहीं तुम मैथ से पढ़ो, तुम साइंस से पढ़ो, है ना। और बच्चा बोल ही नहीं रहा कि मुझे फुटबॉल खेलना है, बगल में देख रहा है ग्राउंड में सब खेलते, जाने की बड़ी इच्छा है लेकिन नहीं जा पा रहा है, तो कैसे होगा? जब आप वहाँ कूदोगे ही नहीं उस मैदान में तो अच्छा कैसे करोगे? हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। गवर्नमेंट ने टीचर्स को अथॉरिटी दी है that they can use NAC approach while teaching, that is language across curriculum, because पहले क्या होता था especially in English medium schools, वहाँ पे English language को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था that you need to use English during the time of teaching. Teachers are not allowed to speak a single word in Hindi language. तो ये चीज़ नहीं है. I wanted to tell you all, you can speak in Hindi, even you can use bilingual language, bilingual teaching, bilingual language during the time of teaching, okay, because the government has given you this kind of authority. तो अगर सर कभी बोले तो आप बोल सकते हैं regarding NAC approach. Now you have the power. Actually NEP has given the power. Why? गाने को और नाचने को बुरा न मानते हो, उसे एक कला, एक हुनर के रूप में देखते हो, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में उनको क्या लगेगा? नहीं, ये इसको नहीं करना चाहिए, बगल वाले क्या बोलेंगे, लोग हमारे बारे में कैसी बातें करेंगे। एक मुस्लिम कम्युनिटी में अगर आप जाएं तो लड़कियों को अगर कहता है हिजाब पहनो, बुर्का पहनो और जाओ, हो सकता है कि उसके फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता हो कि नहीं ठीक है, उसने ढंग से अपने आप को कवर किया, अच्छे कपड़े पहने, सूट पहना, दुपट्टा लिया, तो वो ऐसे भी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेशर हो सकता है सोसाइटी का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोसाइटी का प्रेशर होना ही नहीं चाहिए या धर्म की बाध्यता होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कई जगह जहाँ ये बहुत अधिक हो चुका है, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियों को तो घर में रहना चाहिए, 6 बजे के बाद तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, भले ही तुम 7 बजे ट्यूशन के
के क्यों ना जा रही हो। तो ये सारी चीजें जो है इन सबको बदलने की आवश्यकता है। और सोसाइटी किससे बना है? हम ही से तो बना है, हम और आप। वी आर द वन। हाँ, और हम ही को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, देने वाली हूँ रवीना मैम को। तो थर्ड सेशन हम लोग वहाँ समझेंगे। एक बार मैं रिकैप कर दूँ, हमने अभी तक के सेशन में क्या देखा। हमने देखा कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम। ओके, और पहले एनईपी का जो पहले का जो था, यानी कि कैट 57 सर्कुलर के पहले पैंडेमिक में जो हमारा एक सेमेस्टर वाइज था, या उसके पहले जो हम ईयर एंड एग्जाम ले रहे थे, उसी पैटर्न को फिर से पैंडेमिक के बाद में रिवाइज्ड वे में लाया गया। ठीक है ना। अच्छा, आप आगे इसके आगे जाके हम क्वेश्चन पेपर्स भी बनाएंगे, जैसे ब्लूप्रिंट बनाना है आपको, वो आप टेबल वाइज बनाएंगे। ठीक है, अकेले इंडिविजुअली नहीं बनाना, आपको टेबल पे एक साथ आप अपने आइडियाज दे सकते हैं। पोर्टफोलियो भी हमको बनाना है। मुझे नहीं पता आप क्या पोर्टफोलियो बनाते हैं? सारे टीचर्स नहीं बनाते होंगे। 10th 9th ऑनवर्ड्स आई थिंक की पोर्टफोलियो बनाते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो एनईपी में भी बोलेंगे कि पोर्टफोलियो ऐसे नर्सरी से है आपका स्कूल, नर्सरी टीचर्स, मदर टीचर्स आते हैं, आपके यहाँ पोर्टफोलियो बनता होगा। फाइल्स बनती है बच्चों की, फाइल्स जो क्लासेस खत्म होने के बाद, ईयर एंड के बाद आप वो फाइल्स देते हैं पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को सब कुछ पता चलता है ओवरऑल बच्चे ने क्या किया। उसमें वर्कशीट्स होती हैं जो आपने करवाई होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, भिंडी काट के जो कलर प्रिंट कराते हैं हम लोग। हाँ, तो मदर फादर को बड़ा अच्छा लगता है, देख के अरे मेरा बेटा ऐसा भी किया था, मेरा बच्चा ऐसा भी किया। तो पोर्टफोलियो के बारे में भी आगे हम जानेंगे। चलिए, ओवर टू रवीना मैम। इंटरनल असेसमेंट एंड इट्स स्ट्रक्चर। Our kids were not performing well at all. That's why at that time only the changes were in the mind of the stakeholders, those who are a part of it. But if we find the changes in 2022, when again India participated in PISA, can you imagine what the rank was? They have their own way of assessment. कोई 2 एग्जाम लेता है, कोई like in my school, same term, we have 2 periodics. Final and half yearly. 1 periodic. This is what we do. So it's really motivational and encouraging. आपको बहुत motivational feel होगा जब आप इस तरह से clap करेंगे. So assessment of learning. आपने सिखाया, you have a plan out that आज मुझे ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है. Every day you have something in your mind for each and every class. चाहे वो नर्सरी हो या 12th हो. हर दिन कुछ एक प्लान आपके मन में होता है कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना, आज क्वेश्चन आंसर देना, आज ये करना. बट व्हाट दे हैव लर्न्ड, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज बेसिकली द समेटिव वन. एक बार आपने सब कुछ सिखला दिया और उसके बाद आप धीरे धीरे जाते हैं. ठीक है, आप पूरा अपना सिखलाया हुआ जो है उसके जिस्ट का एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, whatever you have taught. That is assessment of learning, learning of all things, whatever you have taught. आप ये देखते हैं कि अगर मैंने 10 पेजेस पढ़ाए तो उस पूरे 10 पेज में at the end क्या हुआ रिजल्ट. That is assessment of learning. How much they acquired, how much they learned. So that depends on your questions as well, the way you will ask. ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आपकी क्लास में क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन भी दो, हर तरह का बच्चा है. जरूरी नहीं कि सबकी लर्निंग एक जैसी हो, एक लेवल पे हो, पर आपको आपका एक सेट पैरामीटर है जहां आपको सबको एक जगह पे लाना है. एटलीस्ट एक बेसिक फोकस क्या होता है कि एटलीस्ट दे पास, दे डू गेट प्रमोटेड. जो बिल्कुल नहीं कर रहा उसके लिए भी होता है. कुछ स्कूल्स में, आई वोंट नेम एनी स्कूल हियर, बट कुछ जगहों पे मैंने देखा कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, फोकस सिर्फ उन पे है. वो जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा करते चले जाते हैं, वो तो अच्छा करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो उनकी आदत है. दे आर रीडिंग, दे आर डूइंग, उनका फैमिली, सो मेनी थिंग्स मेक दैट डिफरेंस. फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंट्स कैसे हैं, किस तरह के ग्रुप में वो है. केवल एक टीचर 40-45 मिनट्स की क्लास में नहीं डिसाइड कर सकती है कि बच्चा कितना अच्छा करेगा. वो जाके क्या कर रहा, उसके पेरेंट्स कितने कंसर्न है, ऑल द थिंग्स मैटर. वी कैन टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट डोंट डू दैट. ये क्योंकि जैसे जैसे समय आ रहा है, few states have
implemented the NEP and they are doing very good. बच्चे को ग्रो करने के लिए केवल क्या लगता है कि वो जो 4 चैप्टर पढ़ा है पूरी जिंदगी उसकी बन जाएगी? उससे नहीं बनेगी. तो रोट लर्निंग, द सिलेबस, द कंटेंट ऑल आर इम्पोर्टेंट, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास से एक ऐसी पर्सनालिटी बाहर जाए जिसको देख के लगे कि हाँ ही नोज द ओवर. कुछ लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन अगर खड़ा कर दो स्टेज पे बोलने के लिए तो 2 लाइन बोल नहीं सकते हैं. तो किस काम की इतनी नॉलेज? If you can't share it, अगर कुछ नहीं है उनके लिए. Yes ma'am, please, you want to say something? Students will speak less and students will participate more. Let it be democratic class, where the kids have the power, have the authority to question you, to Even if it is wrong, encourage them. Even if they will be wrong, वो most of the time गलत होंगे. आपको उन्हें सही गलत नहीं पता है. Kids are not aware that what is right, what is wrong. They have the doubts in their mind. तो जहाँ डाउट है इसका मतलब है कि वो श्योर नहीं है कि सही है या गलत है. पर आपको पता है. कई बार क्या होता है, हम टीचर्स को भी नहीं पता होता बहुत सारा कुछ. जब रैंडमली कुछ पूछ लेते हैं बच्चे, क्या कहा मैंने कि मैं ब्रह्मा नहीं हूँ. ब्रह्मा है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मुझे सब पता है. नहीं है हम लोग. बहुत सारी चीजें हमें हमारे बुक्स, अगर सेम बुक्स भी बार बार रिपीट हो रही है तो भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं मालूम है. बहुत सारे वर्ड्स आते हैं लिटरेचर में ऐसे जो कई बार यू विल स्टॉप कि इसका क्या सेंटेंस होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, हाउ इट विल वर्क इन द ग्रामर. तो टाइम लीजिए उनसे. टेल देम दैट यस बेटा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई विल मेक इट क्लियर टुमारो. कोई बुराई नहीं है. रादर देन कन्वेइंग द रॉन्ग थिंग्स, गलत इंफॉर्मेशन देने से बेहतर उस वक्त मुझे अपने आप को सही साबित करना है तो मैंने गलत कुछ भी बोल दिया. इसका मतलब ये होता है बच्चे हाईटेक हैं, like sir was saying, they compare you with the YouTube videos and they have Google in their hand. Although even Google is not correct all the time, बहुत vague informations होते हैं. एक ही चीज आप टाइप करो आपको 10 तरह की चीजें मिल जाएंगी. तो I don't सजेस्ट कि हमेशा आप उससे पूछिए, लेकिन बच्चा तुरंत पूछेगा गूगल से. यानी कि आप क्या सीख रहे हैं, इट्स ऑलवेज इन प्रोसेस. और उसके बाद अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, फीडबैक लेना कि अभी तक जो सीखा वो सही या नहीं है. तो अगर सही नहीं है तो फिर से कंटिन्यू करेंगे. वी विल गो ऑन टू सम अदर मेथड्स. एंड द असेसमेंट एज लर्निंग इज पोर्टफोलियो. एट द ईयर एंड जो आप पोर्टफोलियो बच्चे की तैयार करते हैं कि उसने पूरे साल क्या क्या काम किया, व्हाट द एक्टिविटीज ही डिड, हाउ ही परफॉर्म, पर्सनालिटी, बिहेवियर, डिसिप्लिन, द वर्क्स एंड द एक्टिविटीज व्हाट वर डन विद हिम. हर बच्चे का एक अलग पोर्टफोलियो बनता है. ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग. नाउ यू विल टेल मी व्हिच काइंड दिस साइकिल रिप्रेजेंट्स. पहले मैं बता दूं. L stands for expected learning outcomes. जब आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं in any class, तो कुछ तो expectations उम्मीदें होंगी ना कि मैंने ये पढ़ाया तो मुझे ये feedback मिलेगा बच्चों से. At least kids will know, इतना तो समझ ही जाएंगे. अगर मान लो जूनियर विंग की ही बात करते हैं, leave the seniors, they know what they have to learn. उनको पता है कि उनको क्या करना है. उनका सब कुछ नेट पे, मोबाइल पे, हर जगह अवेलेबल है. जो छोटे बच्चे, मान लो आप यू आर डीलिंग विद द एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो आपका इतना तो बेसिक एक एक्सपेक्टेशन होगा ना दैट आफ्टर दिस चैप्टर दे विल नो द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, दे विल डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स. इतने एक्सपेक्टेशन तो टीचर को होंगे ही कि जब मैं अब इसको पढ़ाने के बाद मैं जब भी पूछूंगी तो मेरा बच्चा इन चीजों को एक्सप्लेन करेगा. ये एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है जो आप हर क्लास में, हर सेक्शन में एक्सपेक्ट करते हैं. रिस्पॉन्स, द फीडबैक टू द किड्स अबाउट द एक्टिविटी, कि आपका असेसमेंट ये कहता है, मेरे एक्सपेक्टेशंस ये हैं, वो मेरे एक्सपेक्टेशंस के स्केल पे किस पैरामीटर पे आ रहा है. जो कमियां हैं वो बच्चों को बताएंगे और फिर से लर्निंग करवाएंगे. जहां कमी है, बच्चों को याद नहीं आ रहा तो कोई दूसरा मेथड अपनाएंगे. अगर मेरा तरीका नहीं समझ में आ रहा, चलो तुम ही बताओ व्हाट द इशू यू हैव, क्यों नहीं समझ पाए. तो दिस साइकिल विल गो ऑन. फिर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस में अगेन वी विल चूज डिफरेंट मेथड्स एंड वी विल एनालाइज कि क्या कमी रह गई, क्यों नहीं बच्चे को समझ में आया, क्यों नहीं मेरा लर्निंग आउटकम मुझे मिल सका. यू हैव इन योर फोल्डर द हैंडआउट 3B. चेक आउट दैट.
अगेन द लर्निंग और जो हमारा आउटकम है वही रहेगा एक्सपेक्टेड, और उसके बाद फिर से हम टीचिंग लर्निंग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, एक्टिविटी चेंज करेंगे एंड वुड लाइक टू डू दैट। ओके पार्टिसिपेंट्स, प्लीज मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि हमेशा याद रखो कि अगर तुम ये सोचते हो ये काम तो मैं कर सकता हूँ, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, ये तुम्हारा गर्व है, राइट है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ये घमंड है। एक छोटे से शब्द सिर्फ का खेल है। ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मेरा गर्व है, ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या सिखाती है? सीखना तो हर तरीके से है। आपको कैसे सीखते हैं? कहते हैं ना कि एक ही लाइन को आपको 10 लोग 10 तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्यों बना, ये बेस क्यों बना कि नोइंग एंड डूइंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को क्यों आगे किया जाए? क्यों आगे किया जाए? क्योंकि बच्चे रटे ना, रट्टा मार विद्या से निकले, अपने बुद्धि का प्रयोग करें, हर जगह अपना दिमाग लगा के भले 50% ही दिमाग लगाएं, लेकिन प्योर लगाएं, अपना लगाएं। कोई रटंतु विद्या को फॉलो ना करें। ठीक है, सेम चीज को जब कॉपी करें, किसी चीज को देख के, किसी ऑब्जेक्ट को देख के या किसी पेंटिंग या ड्राइंग को देख के जब हम कॉपी करते हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। That's it. 5 जस्ट अगर मुझे आप दोनों की, ठीक है, ड्राइंग टीचर आपके पास है तो आपने इसका भरपूर फायदा उठाया है। प्लीज बैठ जाइए। एंड द फोर्थ, डोंट इग्नोर इट। टेबल नंबर 9। अच्छा, इसमें जो एक बड़ी अच्छी चीज कितने अच्छे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, और इसमें टीचर्स बड़े अच्छे होते हैं। कई बार होता है वेरी फ्यू गुड एग्जांपल्स कि आपको सामने वाला बिल्कुल पसंद नहीं है, यू डोंट वांट टू सिट, यू डोंट वांट टू टॉक, यू डोंट वांट टू शेयर विद देम, बट यू हैव टू बिहेव एज इफ यू आर द बेस्ट वन। कई बार कुछ कोई बोल के निकल जाता है, आपका मन करता है कि उठूं और 2 लगा दूं, पर आपको स्माइल करते रहना है, because you can't react the way you want. अभी जैसा कि असला मैम ने बताया कि हम लोग का जो ट्रेनिंग सेशन चलता है कभी कभी काफ़ी बोरिंग हो जाता है, लेकिन 2 दिन का जो सेशन रहा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, नॉलेजेबल रहा, और ये इसका पूरा क्रेडिट जाता है आरपीएस को। दोनों मैम हैं क्योंकि दोनों काफ़ी फैमिलियर, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। ये लगाई नहीं कि ये कुछ डिफरेंट है। तो अक्सर जैसे रांची में ट्रेनिंग होता है, मैं जाता हूँ तो आरपी के नाम से थोड़ा सा एक डिस्टेंस रहता है, काफ़ी डर रहता है कि कभी कुछ बोल ना दे, कभी किसी खड़ा ना कर दे, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरह का मिलता है, हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। लेकिन काफ़ी कोऑपरेटिव दोनों मैम रही। जो कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इतने सारे टीचर्स बैठे हुए, कभी कहते होंगे कि मैंने बताया कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चा हल्ला करने लगता है, और कभी कभी होता है कि इस क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, दूसरे क्लास में हल्ला हो रहा है, तो अगर पता हो कि बाहर में टीचर दूसरे हैं, उसके चलते ही बच्चा कितना प्रभाव टीचर से प्रभाव होता है, बच्चे हल्ला नहीं करते हैं। तो इस तरह का टीचर्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत मायने रखता है। तो वो जो मैम ने डिस्क्राइब किया था कि टीचर्स का डिसिप्लिन वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टीचर्स अगर डिसिप्लिनफुल हैं तो सब कुछ हो सकता है। और एक और जो ये विनीता मैम ने प्रूफ किया वो सेकेंड जो कि अभी आप देखेंगे 60 टीचर्स हैं यहाँ, और लगातार लगता है कम से कम 8 से 10 टीचर्स का मैंने नाम पकड़ के मैडम ने दिखाया, मैम ने दिखाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने क्लास में बच्चों को 40 बच्चों को तो अच्छे से जानना ही चाहिए, और एक टीचर्स को मैक्सिमम 200 बच्चों को जानने की जरूरत होती है, क्योंकि ये बात मैं ब्रैडले ने मैं बताया था। एक टीचर्स को मैक्सिमम 5 पीरियड लेना होता है, 5 पीरियड मतलब 40 बच्चे 200 बच्चे को अच्छे से जानना, और 40 बच्चे को जो अपने क्लास टीचर होते हैं उसको बहुत अच्छे से जानना। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आई थिंक रियली यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ दैट स्कूल।